नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। प्रधानमंत्री मोदी आज बनारस पहुंचे और काशी को तमाम बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। उसमें जो सबसे दिलचस्प तस्वीर आई वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से आई। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की 5 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें पीएम मोदी ने रुद्राक्ष सेंटर का उद्घाटन किया। उनके साथ राज्यपाल, सीएम योगी और जापान के राजदूत मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। सेंटर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने निरीक्षण किया इसका सेंटर का। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने फेसबुक पेज पर रुद्राक्ष सेंटर का एक एरियल व्यू भी शेयर किया। सेंटर में पीएम का सीएम योगी ने सम्मान किया, रुद्राक्ष का अंगवस्त्र दिया, साथ ही कन्वेंशन सेंटर की रेप्लिका भी पीएम मोदी को भेंट की। रुद्राक्ष सेंटर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जापान के पीएम योशिहिडे सुगा और पूर्व पीएम शिंजो आबे का दिल से धन्यवाद दिया। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिडे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, रुद्राक्ष सेंटर की अद्भुत शैली से मंत्रमुग्ध थे और उन्होंने सेंटर के आर्किटेक्चर की दिल खोलकर तारीफ की। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का माध्यम बनेगा। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और काशी का तो बात ही क्या, काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है जब पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। दूसरी तस्वीर 12 दिसंबर 2015 की है जब पीएम मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सेंटर का शिलान्यास किया था। और अब आपको बताते हैं काशी में दोस्ती के रुद्राक्ष का क्या महत्व है, यहाँ कितनी सुविधाएं हैं और इसे किस तरह से बनाया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अपने आप में बेहद खास है। शिवलिंग के आकार में बनाए गए इस सेंटर का डिजाइन जापान की कंपनी ने तैयार किया है। यहाँ बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस और नाटक हो सकेंगे। यहाँ प्रदर्शनियां भी लगेंगी। सेंटर का संचालन स्मार्ट सिटी की देखरेख में होगा। इस सेंटर का निर्माण जापान की ही फुजिता कॉरपोरेशन कंपनी ने किया है। सेंटर को सांस्कृतिक और आधुनिक समागम के अहम केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। 186 करोड़ की लागत से तैयार सेंटर में जापानी और भारतीय दोनों ही प्रकार की वस्तु शैलियों का संगम दिखता है।
2018 के मध्य में इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज़ गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और अब जून 2021 में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। लगभग 3 साल की अवधि में कंप्लीट हुआ है। 186 करोड़ की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे नगर निगम की भूमि थी, उसी पे बनाया गया। महज 3 साल में बनकर तैयार हुआ ये कन्वेंशन सेंटर तकनीक के लिहाज से भी बेहद एडवांस है। इस सेंटर में सुरक्षा को लेकर भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये कन्वेंशन सेंटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे वो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से लेस है जो कि इस समय कहीं भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है कि जो हमारा ये बिल्डिंग जो है अपने आप में कम्प्लीटली एनर्जी एफिशिएंट है। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हैं और ऑडिटोरियम में भी जो अकॉस्टिक्स और ऑडियो वीडियो जितनी भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। कन्वेंशन सेंटर के बाहर एल्युमिनियम के 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 3 एकड़ में तैयार कन्वेंशन सेंटर परिसर में जापानी शैली का गार्डन और लैंडस्केपिंग भी की गई है। बेसमेंट में 120 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तमाम सुविधाओं से लैस ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सबसे बड़ी खासियत 2 देशों के रिश्ते की मजबूती और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाना भी है। जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्चुअलाइज किया था। इसमें रुद्राक्ष नाम अपने आप में भारतीय संस्कृति का परिचायक है और जिसमें कंस्ट्रक्शन में जिस प्रकार की तकनीक यूज़ हुई है उसमें जापानीज़ सेंसिबिलिटीज़, जापानीज़ एस्थेटिक्स को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इसके निर्माण में, इसकी परियोजना की सोच में और जिसके लिए ये प्रयोग होगा आगे चल के, सभी में भारतीय संस्कृति सभ्यता और जापानीज संस्कृति सभ्यता को भी दोनों को साथ में लेकर चला गया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी ही नहीं बल्कि यूपी की भी नई पहचान बनने वाला है। यहाँ जो सुविधाएं हैं वो भविष्य के लिहाज से बेहद अहम है। जब वो रुद्राक्ष के रूप में काशी की म्यूजिक को, काशी के आर्ट को, काशी की कला को एक नया मंच देने जा रहे होंगे तो उसी वक्त काशी के इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों के करीब 500 प्रबुद्ध वर्ग के लोग प्रधानमंत्री के साथ मौजूद होंगे, जिनसे वो काशी के विकास पर, काशी के कला पर, काशी की संस्कृति पर और रुद्राक्ष की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। ये तो हुई ये इस इमारत की बात जो सबसे कहा जाता है कि भारत में अब इससे बड़ा कन्वेंशन सेंटर नहीं होगा, क्योंकि भारत में बनारस को ही जो है यूनेस्को की ओर से सिटी ऑफ म्यूजिक कहा गया है। इसलिए यहाँ पर चाहे म्यूजिक के कार्यक्रम हो, चाहे छोटी बहुत कॉन्फ्रेंस हो या अन्य कार्यक्रम हो, अब सबके लिए बनारस पर एक मंच उपलब्ध है। कि रुद्राक्ष सेंटर महज एक इमारत नहीं बल्कि भारत और जापान की दोस्ती का एक नया अध्याय है जो हमेशा कायम रहेगा। उपेंद्र द्विवेदी के साथ न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अलकायदा का मंदिर प्लान फेल हो चुका है। यूनिवर्सिटी के लैब में आतंक के टेक्नीशियन मिन्हाज के मोबाइल में मौत का प्लान था, लेकिन उसकी हर साजिश नाकाम हो गई। एटीएस ने 3 दिन में 7 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस का दावा है कि अब तक पकड़ में आए 7 संदिग्ध न सिर्फ यूपी में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे, बल्कि और लड़कों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कानपुर की आत्मघाती बेगम भी शामिल थी, लेकिन कड़ी दर कड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी को बचा लिया गया। हम अपने देश के साथ सौदा नहीं कर सकते हैं। हम देश के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। पूरे मोहल्ले की मैं गारंटी लेता हूँ, यहाँ सब मेहनतकश लोग रहते हैं। बच गया लखनऊ का अमीनाबाद बाजार। बच गया लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर। यहीं पर थी धमाके की योजना। इस मंदिर को उड़ाने की तैयारी थी। इस बाजार में लोगों को मारने का प्लान था, लेकिन वक्त रहते एटीएस ने आतंकियों का प्लान फेल कर दिया। 11 जुलाई को काकोरी से संदिग्ध मिन्हाज को गिरफ्तार किया गया, तो मड़ियाओं से मसीरुद्दीन को पकड़ा गया। 11 जुलाई को 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद 2 संदिग्धों को कानपुर से पकड़ा गया और फिर 14 जुलाई को लखनऊ से 3 और संदिग्ध पकड़े गए। लखनऊ से मोहम्मद मुस्तकीम, शकील और मोहम्मद मोईद को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने लखनऊ से शकील और मुस्तकीम तो कानपुर से आफाक और लईक को कब्जे में ले लिया है। जानकारी मिली है
कि शकील ही वो शख्स है जिसने मिन्हाज और मुशीर को कानपुर के लईक और आफाक के जरिए बारूद दिलवाया था। 11 जुलाई को जिन 2 व्यक्तियों को यूपी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उनसे पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ की गई और उनसे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर 3 अन्य व्यक्तियों को दिनांक 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उस बारूद से बम बनाकर लखनऊ को दहलाने की तैयारी थी। कश्मीर के तौहीद और मूसा ने ब्लास्ट का आदेश दिया था। राजधानी लखनऊ की अमीनाबाद मार्केट और हनुमान सेतु मंदिर को दहलाने की साजिश रची थी मिन्हाज और मुशीर ने। एटीएस की शुरुआती पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। कश्मीर के तौहीद और मूसा से निर्देश ले रहे थे ये दोनों आतंकी और उनके निर्देश पर ही किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुनना था। दोनों ने रेकी कर अमीनाबाद मार्केट और हनुमान सेतु पर ब्लास्ट करने की बना ली थी योजना। लेकिन वक्त रहते एटीएस ने इनकी योजना को फेल कर दिया और एक के बाद एक कई संदिग्धों को कब्जे में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि अब तक पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों की अलग अलग भूमिका थी। कानपुर और लखनऊ से पकड़े गए संदिग्धों के जिम्मे हथियार और बारूद मुहैया कराने की जिम्मेदारी थी। लखनऊ का रहने वाला शकील ई रिक्शा चलाता है। शकील ने ही कानपुर से हथियार और बारूद का इंतजाम किया था। आफाक और लई की मदद से विस्फोट जुटाए गए थे और फिर कुकर बम बनाकर अमीनाबाद में ब्लास्ट की योजना थी। ई रिक्शा की बैटरी का इस्तेमाल कर भीड़ भाड़ वाले इलाके और मंदिर में विस्फोट करना था। इसमें शकील नामजद अभियुक्त है एफआईआर में और इस पे जो आरोप है वो असलाह प्रबंध कराने में इसकी भूमिका है तथा मिन्हाज को इस कार्य में जो इसने मदद की है असलाह खरीदने में, उस संबंध में इस पे मुख्य आरोप है। मिन्हाज और मुशीर ने मंगलवार और शनिवार को मंदिर में ब्लास्ट की तैयारी की थी। इसके लिए दोनों ने रेकी भी किया था, लेकिन जब तक वारदात को अंजाम देते एटीएस की टीम ने दबोच लिया। लेकिन सवाल ये है कि रिक्शा चालक शकील आतंकियों के संपर्क में कैसे आया। लखनऊ से हिरासत में लिए गए शकील के परिजनों का कहना है कि ई रिक्शा की बैटरी की खरीद फरोख्त के मामले में मिन्हाज के संपर्क में आया था शकील, और शकील ने ही लईक और आफाक का परिचय मिन्हाज से करवाया था। हालांकि एटीएस के सूत्र कह रहे हैं कि शकील ने लईक और आफाक के जरिए ही बारूद मुहैया कराया था मिन्हाज को। यूपी एटीएस ने लखनऊ से अब तक 5 संदिग्धों को पकड़ा है और कानपुर से 2। इस तरह से 7 संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं। 11 जुलाई को 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जब एटीएस ने कड़ाई से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक तो लखनऊ में फैले स्लीपर सेल के बारे में पता चला। दूसरी ओर यह भी जानकारी मिली कि कानपुर में कुछ महिलाएं आत्मघाती हमले में शामिल होने वाली थी। सूत्रों की माने तो काकोरी से गिरफ्तार मिन्हाज के पास एक मोबाइल था जिसमें आतंकी राज छिपे हुए थे। जब तक उसे एटीएस कब्जे में लेती मिन्हाज ने पता नहीं कैसे मोबाइल को जला दिया। एटीएस जांच में बड़ा खुलासा। यूपी में तैयार किए जा रहे थे आत्मघाती हमलावर। एक साथ कई जगह आत्मघाती हमले की प्लानिंग थी और इस साजिश में कानपुर के कुछ लोग भी शामिल थे। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का सीधा कानपुर कनेक्शन अब एक एक करके जांच में सामने आ रहा है। एटीएस की जांच में जहां एक और पहले कानपुर का मोबाइल कनेक्शन, फंडिंग का कनेक्शन, यहाँ के मुस्लिम्स क्षेत्रों में मदरसों में जाना, उन दोनों आतंकियों का कानपुर में आना। जांच में महिलाओं के शामिल होने की खबर चौंकाने वाली थी। काकोरी के मिन्हाज की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि कानपुर की कुछ महिलाएं आतंकियों के प्लान में शामिल हैं। कानपुर की इस गंगागंज की जिस बस्ती में इस वक्त मैं खड़ा हूं, उसमें इन 3 महिलाओं का फोन से बात होना
उन दोनों आतंकियों से कॉल डिटेल के अनुसार इस क्षेत्र की रहने वाली तीनों महिलाओं ने यहाँ उनसे बात की थी, जिसके बाद एटीएस टीम ने जब यहाँ छापेमारी की तो वहाँ महिलाएं मौजूद नहीं थी। उसके बाद से महिलाएं यहाँ से 9-2-11 हो गई। अब एटीएस ने अपना जांच का दायरा और बढ़ाया। अगर सूत्रों की माने तो एटीएस की एक टीम अभी भी यहाँ छापेमारी कर रही है, यानी कानपुर लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का सबसे बड़ा सेंटर माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो तीनों महिलाओं को मानव बम के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी थी। आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। एटीएस कानपुर की तीनों संदिग्ध महिलाओं की तलाश कर रही है। कानपुर के आतंकियों का कनेक्शन लखनऊ के जरिए कश्मीर तक है। कश्मीर के तौहीद ने मिन्हाज के खाते में पैसे भेजे थे और उन पैसों से कानपुर में खरीदारी की गई। पैसे लखनऊ के एक जनसेवा केंद्र से ट्रांसफर किए गए थे। एटीएस जांच में पता चला कि इन पैसों से ही कानपुर में विस्फोटक और हथियार खरीदे गए। इस खरीदारी में शकील ने कानपुर के लड़कों का इस्तेमाल किया। मिन्हाज के कब्जे से जब्त 32 बोर की देसी पिस्टल कानपुर से ही खरीदी गई थी। मिन्हाज के घर से बरामद डायरी ने कई राज खोले हैं, लेकिन जले हुए मोबाइल ने जांच टीम को सबसे ज्यादा हैरान किया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर पल भर में मिन्हाज का मोबाइल कैसे जल गया। रविवार को एटीएस के कमांडो ऑपरेशन के बाद मिन्हाज की गिरफ्तारी हुई थी। एटीएस सूत्रों का कहना है कि जब मिन्हाज को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसने अपने एक मोबाइल में ब्लास्ट करवा दिया था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मिन्हाज के मोबाइल में एक ऐसा ऐप था जो दबाने पर, जो टच करने पर ही उसका मोबाइल गर्म हुआ और गर्म होकर फट गया। उसी मोबाइल का डेटा रिट्रीव करने में लगी हुई हैं एजेंसीज। मिन्हाज ने मोबाइल को क्यों चलाया? क्या मोबाइल में आतंकियों के राज थे? क्या मोबाइल में अलकायदा का गुप्त प्लान था? आखिर मोबाइल में कौन सा ऐप रखा था जिसका इस्तेमाल कर मिन्हाज ने पल भर में मोबाइल को जला दिया? एटीएस इसकी जांच कर रही है। आतंकी मिन्हाज के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। मिन्हाज पहले लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट था। वहीं की एक रिसर्च स्कॉलर से उसने शादी की। शादी के बाद उसकी पत्नी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने लगी और मिन्हाज ने नौकरी छोड़कर ई-रिक्शा बैटरी का काम शुरू कर दिया। हालांकि बाद में मिन्हाज की पत्नी अलग होकर अपने मायके में 1.5 साल के बच्चे के साथ रहती है। एटीएस अंसार गजवातुल हिंद के आतंकियों की हर कड़ी को बहुत ही बारीकी से जोड़ रही है। एटीएस के आईजी जी.के. गोस्वामी के मुताबिक अब तक की जांच में 14 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार 3 आतंकियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मोहम्मद मुस्तकीम कंस्ट्रक्शन का काम करता था। मुस्तकीम मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मुस्लिम इलाकों में छोटे छोटे घर बनाने का ठेका लेता था। पिछले 10 साल से मदेगंज इलाके में रहता था। मुस्तकीम को मैद कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।